हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर रितिका रानी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज आपके क्लास 12th का बोर्ड्स का रिवीजन चल रहा है, तो उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। अब देखो, इसमें दो टर्म्स हैं हमारे। इस बायोटेक्नोलॉजी हमारा दो टर्म्स से मिलकर बना है ये वर्ड। क्या है? बायो और टेक्नोलॉजी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पर भी बायोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वहाँ पर क्या आएगा, वो क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ एक्सपेंसिव टूल्स यूज़ करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करेंगे, महंगे महंगे केमिकल्स यूज़ करेंगे, हम लैब में काम करेंगे। इन सब को मिला के जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म पर ऐसा कुछ भी टूल्स, टेक्निक्स, केमिकल्स यूज़ करके हम कुछ काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है कुछ डिकेड्स पहले, ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हमारे एंसेस्टर्स बहुत बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। कहाँ यूज़ करते थे? जैसे हम कर्ड बनाते थे, जब दही जमाते थे घर में, तो वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता था। कैसे? देखो, हम दही जमाने के लिए क्या करते थे? मिल्क बॉयल किया, उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आए, उसमें पुरानी जमी हुई दही का 1 या 2 चम्मच जो जामन होता है वो हमने ऐड कर दिया और उसे एक वार्म प्लेस पे छोड़ दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या किया, कर्ड में क्या होता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमने फूड दिया, उसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का फूड क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ से मिला? मिल्क जो हमने दिया है, मिल्क में लैक्टोज होता है, तो हमने उसका फूड दे दिया, उसे लैक्टोज मिल गया और हमने उसे सूटेबल टेम्परेचर दे दिया। वार्म इन्वायरमेंट में रख रहे हैं ना हम, तो 25 डिग्रीज टू 35 डिग्रीज तक टेम्परेचर अगर मिल रहा है उस बैक्टीरिया को तो वो आराम से ग्रो करेगा। तो हमने उसे फूड दे दिया, उसका न्यूट्रिशन दे दिया, प्लस हमने उसे टेम्परेचर दे दिया, सूटेबल इन्वायरमेंट टू ग्रो। अब इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल चलाएगी, अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी और अपने नंबर्स बढ़ाएगी। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमने अलाउ किया इसको ग्रो करने के लिए, तो हमें क्या मिला? हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? कर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बहुत मॉडर्न टेक्निक्स, कुछ बहुत एक्सपेंसिव केमिकल्स, बड़े बड़े मशीन्स कुछ यूज़ नहीं हो रहे, ये हम अपने घर पे करते आ रहे हैं हमेशा से। तो क्या ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, पर ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है जो हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम यीस्ट से ब्रेड बनवाते हैं यीस्ट जब ब्रेड बनाता है और वाइन बनाता है, यीस्ट जो है वो हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, एक तो ब्रेड और एक वाइन, फर्मेंटेशन करके। तो यहाँ पर भी ये भी हम घर पे ही कर सकते हैं, कोई हमें लैब की ज़रूरत नहीं है कि हम लैब में बैठ के घंटों बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं। तो ये सब क्या में आएंगे? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होंगे। अब हम आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव केमिकल्स, टूल्स, टेक्निक्स, हम लैब में बैठ के वो सारे काम करेंगे। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट क्या आता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे, मशीनरीज यूज़ होगी, केमिकल्स यूज़ होंगे। अब ये सब चीज़ें तो हम घर पे नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें लैब में बैठ के होगा, लैब में चीज़ें की जाएगी या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होंगे। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बोला कि हम बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे, क्योंकि
क्या हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कोई टेक्निक को यूज़ नहीं किया, कुछ बहुत महंगी चीज़ें हमने यूज़ नहीं की, पर है तो एक्चुअली सेम प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो EFB आया, उसने बोला कि हम एक डेफिनेशन देंगे, उस डेफिनेशन में इसने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इसने क्या डेफिनेशन दिया, EFB ने बोला कि हम जब नेचुरल साइंस का यूज़ करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करेंगे, या उसका सेल यूज़ करेंगे, या फिर उसके कोई पार्ट्स यूज़ करेंगे, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब जीन्स RNA कुछ भी मॉलिक्यूलर लेवल पर हम चेंजेस करेंगे। मॉलिक्यूलर एनालॉग, तो जब भी हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे नेचुरल साइंस में और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाएंगे जो कि ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद हो, ह्यूमंस के लिए कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, ठीक है, तो उस हर एक चीज़ को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म, या फिर उसके सेल्स, या उसके कोई भी पार्ट्स, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी हमने बोला कि ट्रेडिशनल में तो हमने बता दिया कर्ड बन रहा है, ईस्ट से हमने ब्रेड और वाइन बना लिया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या बन सकता है, देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। तो चलो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने क्या बोला, हम बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का कोई सेल निकाल सकते हैं या उसका कोई पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जब कोई कपल्स का अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ करते हैं। कैसे, देखो फीमेल की बॉडी से हम क्या निकालेंगे, ओवरी निकाल लिए, फीमेल की बॉडी से ओवरी या एग निकाला जाता है, और मेल की बॉडी से क्या निकाला जाता है, जो मेल पार्टनर है उनकी बॉडी से निकाला जाता है स्पर्म्स। और इन दोनों का लैब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ, यूजुअली तो ये फीमेल की बॉडी में होता है, पर हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन लैब में करवा रहे हैं। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट को हम ग्रो करने देंगे, प्रॉपर हम उसको इन्वायरमेंट दे रहे हैं ग्रो करने का। जब ये जाइगोट 8 to 16 सेल्स का पहुँच गया, जाइगोट सिंगल सेल्ड होगा पहले, फिर 8 to 16 सेल्स तक जब ये जाइगोट ग्रो कर जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठाकर फीमेल की बॉडी में, फीमेल के यूट्रस में हम इम्प्लांट करवा देंगे। तो जब ये 8 to 16 सेल्स तक पहुंचा तब इसको कहाँ डाला जाएगा, फीमेल के बॉडी में। और फिर वहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगा और फिर वहाँ वो ग्रो करेगा। उसका नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ्स का होता है वो वहाँ पर चलेगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में ये नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बन रहा है, हम फर्टिलाइजेशन लैब में करवा देंगे, बाकी उसके बाद 8 to 16 सेल्स तक हो जाएगा, उसके बाद फीमेल की बॉडी में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इससे फ़ायदा मिल गया, फीमेल और मेल के बॉडी से कुछ सेल्स निकाले गए, सेल्स को ग्रो कराया और अल्टीमेटली हमने फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जिन कपल्स का चाइल्ड नहीं हो पाता है उनको फ़ायदा मिला, उनके ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। तो एक एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ देखो, सबसे पहले तो किसी ने तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया होगा,
हमें पता चला बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो कुछ साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया बताने के लिए कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ओके, ट्रेडिशनल वाले नहीं, जो हम लैब में बैठ के करते हैं, उनके लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो दो प्रिंसिपल्स, उनके दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक होता है हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से हम क्या समझते हैं? जैसे हमने मूवी में देखा है 3 इडियट्स में कि जो रैंचो था वो लेकर स्क्रू ड्राइवर लेकर कुछ भी खोल देता था, कहीं भी कुछ भी जोड़ देता था। तो इंजीनियरिंग से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर हमें कुछ भी तोड़ जोड़ करते रहो, तो यहाँ पर हम वही करते हैं। यहाँ पर हम जीन्स के लेवल पर तोड़ जोड़ करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स के लेवल पर, मतलब डीएनए और एमआरएनए, डीएनए और आरएनए के लेवल पर हम इनमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? देखो, बायोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेसेस में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर जीन्स के लेवल पर चेंज कर दिया, पर जब तक हम जीन्स के मान लो किसी बैक्टीरिया में हमने कुछ जीन्स में तोड़ जोड़ किया है, अब अगर उस बैक्टीरिया को हम ग्रो नहीं करवाएंगे, अगर उस बैक्टीरिया को हम प्रॉपर कंडीशन नहीं देंगे ग्रो करने का, तो क्या फ़ायदा? हमने जो भी चेंजेस किया उसका हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमें उस बैक्टीरिया को अब प्रॉपर कंडीशंस भी देना होगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके। तो उसके लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यहाँ पर है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ के लिए हम सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या होगा? स्टेराइल इन्वायरमेंट, कंटैमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा हमको, क्योंकि गंदगी में ग्रो नहीं कर सकता, तो स्टेराइल इन्वायरमेंट होना चाहिए। प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर, जो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए पीएच और टेम्परेचर ज़रूरी है। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना पीएच का रेंज होता है और अपना एक टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें वो ग्रो कर सकता है। उसके बाहर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए एक टेम्परेचर और पीएच का रेंज होना चाहिए, तो हम वो प्रोवाइड करेंगे और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिशन मीडिया। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम इन सब पर ध्यान देते हैं, इन सब के फील्ड में हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। ना, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमें पता चला, तो वो कैसे पता चला? कुछ दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ किया, वो दो साइंटिस्ट ने किया, जिनका नाम था कोहेन एंड बोयर। कोहेन एंड बोयर, इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। अब देखो, इनको क्या पता चला कि एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ये बैक्टीरिया हमने ड्रॉ कर दिया, ये क्या है? एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम।
इस बैक्टीरिया में अपने पास इसका क्रोमोसोमल मटेरियल है, हमें पता है बैक्टीरिया में क्रोमोसोम ऐसे साइटोप्लाज्म में ही रहता है, इसका अपना एक क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसके अलावा इसके पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ओके, ये है प्लाज्मिड। अब देखो प्लाज्मिड को हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इससे हमें क्या समझ में आया कि क्रोमोसोम के अलावा ये भी डीएनए होता है, पर क्रोमोसोम के अलावा ये डीएनए जो सेल में प्रेजेंट होता है वो है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अब देखो ये जो है प्लाज्मिड, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो ही, कुछ में हो सकता है कुछ में नहीं होता, बहुत सारे में होता है। तो इस प्लाज्मिड का क्या रोल है, क्यों प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में? देखो प्लाज्मिड क्या होता है, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट जीन्स जो होता है वो नहीं रखता अपने में, क्योंकि लाइफ साइकिल को, बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल के लिए क्रिटिकल जीन्स है जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगा, जिसके बिना इसका लाइफ साइकिल नहीं चल पाएगा, वो इसके क्रोमोसोम में है। ये निकाल दिया तो बैक्टीरिया ख़त्म, कुछ कोई मतलब नहीं है। पर अगर प्लाज्मिड निकाल दिया तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि प्लाज्मिड में कोई ऐसे बहुत ही क्रिटिकल जीन्स नहीं होते हैं जो इसकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इसके सर्वाइवल को ईजी बना देते हैं। जैसे कि किस टाइप के जीन्स होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो गए। कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो इसको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, तो प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स होते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से हम क्या समझ रहे हैं कि एंटीबायोटिक से ये बचा सकते हैं। एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम क्या खाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दे रहा है, तो एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं, क्योंकि वो जो भी बॉडी में जो बैक्टीरिया हमारे आ गए हैं बॉडी में जो हार्म कर रहे हैं उसको वो ख़त्म कर देगा। तो एंटीबायोटिक किस लिए होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब इस बैक्टीरिया ने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने में रखा हुआ है, इसका मतलब कि अगर एंटीबायोटिक, वही वाला एंटीबायोटिक, मान लो एंटीबायोटिक ए है, एंटीबायोटिक ए के लिए रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर मान लो एंटीबायोटिक ए के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो जब हम एंटीबायोटिक ए देंगे इस बैक्टीरिया को तो उस एंटीबायोटिक से ये बच जाएगा, ये मरेगा नहीं। समझ में आया? तो ये होता है प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड के और हमें क्या जानना है, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंडिविजुअली रेप्लिकेट कर सकता है। इसे ज़रूरी नहीं है कि जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तभी ये रेप्लिकेट करेगा, इसके बिना भी इसका जब जब ज़रूरत पड़ेगी ये रेप्लिकेट कर सकता है। ओके नाउ, अब कोहेन एंड बोयर को क्या पता चला कि साल्मोनेला टाइफिमोरियम में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इन्हें क्या चाहिए था कि सेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम इकोलाई में भी भेजें, और ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इकोलाई में नहीं प्रेजेंट है। मान लो ये हमारा इकोलाई है, इकोलाई का ये प्लाज्मिड है। इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम से बहुत सारी सिमिलैरिटी रखता है। तो इकोलाई का ये हमारे पास प्लाज्मिड है, इसके पास ये ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इन्हें क्या चाहिए था कि हम यही वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इकोलाई में भी भेजें, इकोलाई को भी हमें इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से प्लाज्मिड निकाला, इसका प्लाज्मिड निकाला, यहाँ पर ये जीन है ए, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसका प्लाज्मिड निकाला, और इन्होंने क्या किया कि इन दोनों प्लाज्मिड को कट किया। कट करने के लिए क्या यूज़ किया, एक सिजर या नाइफ यूज़ किया। देखो इन दोनों को कट करने के लिए सिजर या नाइफ कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर या मॉलिक्यूलर नाइफ कहते हैं। कैंची से कट करेंगे, कैंची या चाकू से कट करेंगे तो हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर या मॉलिक्यूलर नाइफ यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि ये ए एंटीबायोटिक
वाला जो जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको निकाल लिया कट करके, और यहाँ पर भी कट लगाया, यहाँ पर भी कट लगाया, और ये वाला जीन इसके प्लाज्मिड में भिजवा दिया, इकोलाई के प्लाज्मिड में भिजवा दिया, ऐड कर दिया। अब हमने कट लगाने के लिए सिजर यूज़ किया है, तो अब हमें यहाँ जोड़ने के लिए एक फेविकॉल भी चाहिए होगा, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। तो एक स्टेप में देखो, सिजर से हमने कट किया, एक में हमें क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर ग्लू या फेविकॉल। समझ में आया? ये ग्लू यूज़ कर लिया। अब ये जीन जो है, हम बोल सकते थे ना कि ये जीन यहाँ से कट किया, इसमें जोड़ने की क्या ज़रूरत है, इस जीन को हम डायरेक्ट इकोलाई में ट्रांसफ़र कर देते। पर क्या होता है, ये जीन अगर हम डायरेक्ट इकोलाई में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये जीन का कुछ नहीं होगा, ये जीन कभी आरएनए नहीं बनाएगा, कभी रेप्लिकेट नहीं करेगा, कभी उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, ये जीन ऐसा ही पड़ा पड़ा रहेगा, कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें एक व्हीकल चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हम बस यूज़ करेंगे, ट्रेन यूज़ करेंगे, कार यूज़ करेंगे, प्लेन यूज़ करेंगे, कुछ भी एक व्हीकल चाहिए होता है। तो हमें इस जीन को इकोलाई में भेजने के लिए भी एक व्हीकल चाहिए। तो उस व्हीकल का नाम क्या है, वेक्टर। उस व्हीकल को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और क्या चाहिए हमें होता है, होस्ट, जिसमें हम भेजेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है होस्ट। तो ये समझ में आया कि इसमें इकोलाई में कोहेन एंड बोयर ने भेज दिया। अब जब इकोलाई के प्लाज्मिड में, ये वाला प्लाज्मिड अब हमने कहाँ भेजा, इकोलाई में भेज दिया। तो अब ये प्लाज्मिड इसका कैसा हो गया, अब इसके प्लाज्मिड में हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जब इसके प्लाज्मिड में आ चुका है, अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो क्या करेगा, इसमें क्या बनेंगे, एंटीबायोटिक से बचने वाले प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो जब हम ये एंटीबायोटिक इकोलाई को दे रहे हैं ताकि इकोलाई मर जाए, पर अब वो मरेगा नहीं, क्योंकि अब उसके पास रेजिस्टेंट वाले जीन आ गए हैं। तो ये एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इकोलाई में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नाउ चलो अब हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो टूल्स पढ़ना है फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। अब देखो, जैसे हमें कुछ भी इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग हम कैसे कॉमन वर्ड में किसको इंजीनियर कहते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ कर दिया, तोड़ा जोड़ा कुछ भी, हम कहते हैं इंजीनियर मत बना करो अपने से।
तो इंजीनियरिंग से हम क्या समझते हैं, हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ मशीन्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से टूल्स पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमें एक कट करने के लिए सीज़र चाहिए, मॉलिक्यूलर नाइफ या मॉलिक्यूलर सीज़र चाहिए, हमें एक ग्लू चाहिए, मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि हम जोड़ना है हमें, एक व्हीकल चाहिए जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, और एक होस्ट चाहिए जिसमें हम वो भेजेंगे, क्योंकि अगर भेजा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये 4 चीज़ चाहिए, यही 4 चीज़ हमारे टूल्स में आते हैं। ओके, और ये आपके क्वेश्चंस में बहुत बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आया है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करो, कौन कौन से टूल्स हैं, या तो नेम बता दो या तो एक्सप्लेन करो प्रॉपर नेम के साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो बहुत ध्यान से देखना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहला टूल हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ, कैंची या चाकू। और कैंची या चाकू कौन से, नॉर्मल वाले नहीं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल वाले, जिनसे हम मॉलिक्यूल्स को काट सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम यूज़ कर सकते हैं, जीन्स में हम यूज़ कर सकते हैं, आरएनए में हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। तो मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ, इसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एग्जाम में सिर्फ मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ लिख कर मत आना टूल्स में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम होना चाहिए, वरना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ ये मत लिखना कि हमें एक सीजर चाहिए, एक ग्लू चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। इसका नाम याद होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये होना चाहिए। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा काम करता है, काटने का काम करता है। ओके, नाउ इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, एक एक करके देखो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, नाम से पता चल रहा है कुछ एंजाइम है। एंजाइम मतलब क्या है, प्रोटीन है, तो कोई तो बना रहा होगा, कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा होगा। अब ये बनता कहाँ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोट्स बनाते हैं, बैक्टीरियाज बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं। अब बैक्टीरिया क्यों बना रहे हैं, कोई रीज़न होगा। देखो बैक्टीरिया का दुश्मन कौन है, बैक्टीरियोफेज या वायरस। वायरस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये है बैक्टीरिया का दुश्मन। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को अटैक करेगा। जैसे ये देखो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उसका क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है। वायरस आया, ये वायरस है। ओके, इस वायरस के पास इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। अब वायरस क्या करेगा, आकर अटैच होगा बैक्टीरिया से और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में भेज देगा। ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में भेजा, और बैक्टीरिया के ही एंजाइम्स, उसके चीज़ें यूज़ करके ये क्या करेगा, अपना मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। यहाँ पर अपने जेनेटिक मटेरियल का मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। जब इसका काम हो गया, बैक्टीरिया को ख़त्म करके आगे निकल जाएगा दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने। तो अब बैक्टीरिया ने क्या सोचा कि वायरस को ये अटैच होने से और अपना जेनेटिक मटेरियल भेजने से तो रोक नहीं सकता है, पर बैक्टीरिया को अपने आप को तो बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, 2 एंजाइम्स बनाए, एक है मिथाइलेज और एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE से हम लिख देते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बैक्टीरिया ने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जैसे ही वायरस आकर अटैच कर रहा है, वायरस अटैक करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगा। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, इस वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके टुकड़े कर देगा, उसको काट देगा, बट छोटे छोटे पीसेस कर देगा। तो जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस हो गए, अब तो ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये टूट चुका है छोटे छोटे पीसेस में, बिल्कुल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया है। तो बैक्टीरिया ने अपने आप को वायरस के अटैक से तो बचा लिया, वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके DNA RNA से तो बचा लिया। अब हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अपने जेनेटिक मटेरियल को भी तो तोड़ सकता है, तो इसे अपने आप को तो बचाना होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये मिथाइलेज यूज़ करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए मिथाइलेज बनाता है, इससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बचा लेगा और
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के जो जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। तो दोनों काम हो गया, अपने आप को बचा भी लिया, वायरस को ख़त्म भी कर दिया। वायरस को नहीं पता कि ये होने वाला है, वायरस तो अपना आएगा अटैक करने, पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो समझ में आया, बैक्टीरिया ने एक तरीका अपने प्रोटेक्शन के लिए नया निकाला कि भाई ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमें पता चला कि ओके बैक्टीरिया बनाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने क्या किया, हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाल लिया बैक्टीरिया से कि हमें भी चाहिए भाई, हमें भी इसे यूज़ करना है। अब बना रहा है तो कुछ तो यूज़ करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बाहर निकाल लिया। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैसे एक्ट करेंगे, कहाँ एक्ट करेंगे। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस। एंडो नाम से क्या पता चल रहा है, अंदर, एक्सो नाम से क्या पता चल रहा है, बाहर। तो इनका देखो काम क्या है, इनका काम है जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े करना। अब देखो जैसे यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए में अगर कट यहाँ पर कहीं बीच में या यहाँ पर, मतलब बीच में कहीं भी सेगमेंट में कट लग रहा है, तो जिस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको बीच से काट रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि ये अंदर के साइड काट रहे हैं, बीच में, ठीक है। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को एंड पर काटेंगे, हमने यहाँ पर डीएनए बना लिया। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, एंड पे कट लगा रहा है, बिल्कुल कोने में। तो अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोने में कट लगा रहा है उसे हम क्या नाम दे देंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस। समझ में आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ वो एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, कैसे कट लगाएंगे, उनका काम है कट लगाना। ओके नाउ और भी चीज़ें हमें जाननी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में कि क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं RE। एग्जाम में से शॉर्ट फॉर्म में लिखकर मत आना, नंबर नहीं मिलने वाले, पूरा लिखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं वो कौन सा वाला करते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस। हम एक्सोन्यूक्लिएजेस नहीं यूज़ करते, एंडोन्यूक्लिएज, हम बीच के पोर्शन में कट लगाएंगे। ओके, तो कौन से वाले यूज़ करते हैं हम, एंडोन्यूक्लिएज। तो हम उनसे क्या कह देंगे अब, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस वाला काम करेगा उसका क्या नाम पड़ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, अब इनको कैसे पता चलेगा कि हमें कट कहाँ पर लगाना है। ऐसे ही कहीं भी जाकर ये नहीं कट लगाएंगे, रैंडमली कट नहीं लगा सकते हैं। इनको एक प्रॉपर स्पेसिफिक इनका पोजीशन होना चाहिए जहाँ पर ये कट लगाएंगे। ओके नाउ क्या होता है कि मान लो ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए में इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट लगाना है बीच के पोर्शन में। अब इसे कैसे पता चलेगा हमें किस पोर्शन पे कट लगाना है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पहचानने के लिए एक साइट होता है या एक सीक्वेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस नाम से ही पता चल रहा है, कुछ रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ पहचानेंगे। तो क्या पहचानेंगे कि हमें कहाँ पर कट लगाना है। देखो जैसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर होगा, यहाँ पर कैसे पता चलेगा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होते हैं वो 6 to 8 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं। बेस पेयर सबको पता है, बेस पेयर क्या होता है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पेयरिंग करते हैं ना, इन्हीं को तो हम बेस पेयर कहते हैं। ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर हो गया। तो इस तरीके से 6 से 8 बेस पेयर का सीक्वेंस होगा। मान लो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इधर।
मान लो ये एक सीक्वेंस है, कितने बेस पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर का हमारे पास ये सीक्वेंस है। ये एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो किसके लिए है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है कि वो पहचाने और यहाँ पर आके कट लगाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस जो है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है, वो हमें याद रखना है किसके लिए है, इको R1। इको R1 क्या है, इको R1 एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक नाम, एक एग्जाम्पल है इको R1, और इस इको R1 का ये है रिकॉग्निशन साइट। अब रिकॉग्निशन साइट में देखो क्या है कि रिकॉग्निशन साइट हमने पढ़ लिया 6 to 8 बेस पेयर का है। अब इसका एक और फीचर है, ये पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया, रिकॉग्निशन साइट होता है नंबर 1। सेकेंड, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। अब पैलिंड्रोमिक से हम क्या समझते हैं, देखो पैलिंड्रोमिक का मतलब फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो मलयालम, इसमें हम अगर इधर से पढ़ेंगे तो भी हम मलयालम ही पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो भी हम मलयालम ही पढ़ेंगे। तो पैलिंड्रोमिक में हम क्या समझ में आया, एक और एग्जांपल है मॉम। इधर से पढ़ रहे हैं तो भी मॉम ही पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो भी मॉम ही पढ़ेंगे। तो पैलिंड्रोमिक मतलब कि हम लेफ्ट साइड से पढ़े या राइट साइड से पढ़े, किधर से भी पढ़े, वो सेम ही पढ़ने में आएगा। अब देखो पर क्या हमें रखना है, डायरेक्शन हमें एक फिक्स्ड रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमें नॉर्मल एक वर्ड है, हमें समझ में आ गया। कन्फ्यूजन कहाँ होगा, वहाँ पर देखो डीएनए सीक्वेंस में हम अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं GAATTC, अब यहाँ वाले सीक्वेंस में हमें लग रहा है भाई CTTAAG, ये कैसे हो गया पैलिंड्रोमिक, यहाँ तो उल्टा हो गया। पर ये देखो डायरेक्शन हमें क्या करना है, फिक्स रखना है। हम अगर पढ़ेंगे तो एक ही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। हमने फिक्स कर लिया कि हमें किधर पढ़ना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाना है। यहाँ देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इधर जा रहे हैं, और इस वाले स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इधर जा रहे हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या पढ़ाएगा, GAATTC, इधर क्या पढ़ने में आएगा, GAATTC। डायरेक्शन फिक्स कर लिया। अब देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम भी पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़ना है। 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर हम पढ़ रहे हैं तो CTTAAG, इधर से भी CTTAAG सिमिलर है। तो ये होता है पैलिंड्रोम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना ज़रूरी है जो 6 to 8 बेस पेयर्स का होता है। एक होता है पैलिंड्रोमिक होना ज़रूरी है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक होना ज़रूरी है। नाउ अब इस सीक्वेंस में ये कहाँ पर कट लगाएगा, वो भी फिक्स्ड होता है। जैसे इको R1 ने पहचान लिया कि ये सीक्वेंस तो है मेरा, अब वो कट कहीं पर भी नहीं लगा देगा, उसका भी फिक्स्ड पोजीशन है। उसको कट कहाँ पर लगाना है, G और A के बीच में लगाएगा इस वाले स्ट्रैंड में, और G और A के बीच में लगाएगा इस वाले स्ट्रैंड में। तो दोनों स्ट्रैंड में कट लगाएगा, एक ही स्ट्रैंड को नहीं काटेगा, DNA के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा और फिक्स्ड पोजीशन पर G और A के बीच में, यहाँ पर तो यहाँ पर भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। समझ में आया। तो ये एक हो गया हमारा एग्जाम्पल इको R1 का, ये याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन कि इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस बताओ, या फिर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया रहेगा, ये बताओ कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है। ओके, अब एक और हम देखते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस SMA1 का। नेक्स्ट एक और एंडोन्यूक्लियस का नाम है SMA1। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखो, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है CCCGGG। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। इसको पहचानेगा SMA1 एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जैसे इको R1 था, ये इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानेगा और कट कहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर, इनके बीच में कट लगाएगा।
समझ में आया? तो अब देखो ये जब यहाँ पर कट लगा रहा है तो क्या हमारे कौन से 2 फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे? देखो कौन कौन से 2 फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। 5 प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं, सी सी सी, यहाँ पर बीच में गैप जी जी जी, 3 प्राइम एंड हो गया। यहाँ पर 5 प्राइम से स्टार्ट करते हैं, सी 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 एंड जी जी जी। देखो कैसे हमारे एंड्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये जो 2 स्ट्रैंड है उसमें जो हमारे एंड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल ब्लंट एंड बन रहे हैं। कोई यहाँ पर शार्पनेस नहीं है, जितना इधर है उतना ही इधर लेंथ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब ऐसे कट लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या प्रोड्यूस हुआ है, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं। ब्लंट एंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब एग्जैक्टली यहाँ पर कोई शार्पनेस नहीं होगा, बीचों बीच कट लगाएंगे तो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे। अब वही इको R1 का हम जब एग्जांपल देखते हैं तो क्या होता है, इको R1 में, इको R1 कैसे कट लगाता है, देखो इको R1 ये 5 प्राइम 3 प्राइम किधर से स्टार्ट होता है वो याद रखना ज़रूरी है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस होगा GAATTC, ये नहीं कि इसको उल्टा कर दिए, इसको हम इधर 3 प्राइम लिख दिए और 5 प्राइम लिख दिए, पूरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा। समझ में आया? ये मत कर देना कि यहाँ पर 3 प्राइम लिख दिए और G से शुरू कर दिए, तो ये 5 प्राइम पे ही G से स्टार्ट होगा। ये कट कहाँ पर लगाएगा, ये कट लगाएगा हमारा G और A के बीच में और G और A के बीच में। तो अब कैसे फ्रैगमेंट्स हमें मिलेंगे, देखो 5 प्राइम से स्टार्ट करते हैं, G यहाँ पर गैप रहेगा, AATTC यहाँ 3 प्राइम। नाउ इधर स्टार्ट करते हैं 5 प्राइम से, G यहाँ पर गैप रहेगा, AATTC। तो यहाँ पर कैसे एंड्स बन रहे हैं हमारा, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। ये एंड्स हमें कुछ शार्प दिख रहे हैं, शार्प एंड्स, जैसे यहाँ पर ब्लंट एंड थे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शार्प एंड है, जैसे नोक होती है, चाकू की नोक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शार्प एंड ना कह के इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। वैसे ब्लंट का उल्टा शार्प होना चाहिए, बट इनको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लंट एंड, और एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों को याद रखना होगा कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे एंड्स प्रोड्यूस करता है, इन दोनों के रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी याद होने चाहिए। ओके, नाउ हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने आइसोलेट किए हुए हैं। टोटल हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए हैं अब तक, और 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कितने टोटल, इसको उल्टा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो उल्टा बोल देते हैं कि 900 बैक्टीरिया से 230 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये नंबर याद होना चाहिए, कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और कितने बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ वो भी याद होना चाहिए। ओके, अब देखो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सब कुछ पढ़ लिया, बट ये इको R1, SMA1 ये सब नाम कहाँ से आया, हमें ये भी तो जानना होगा कि ये नेमिंग हमने किया कैसे। तो फॉर एग्जांपल जब हम इको R1 लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए क्या है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आता है एंजाइम एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई।
इशेरिया कोलाई RY13, ये है इसका फुल फॉर्म। अब देखो इशेरिया का ई आ गया हमारे पास, इशेरिया का ई आ गया, कोलाई का CO आ गया। तो पहला जो लेटर होता है वो किसका होता है, वो जीनस का पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कहाँ से आता है, जीनस से आता है। ये दो जो CO आएगा वो कहाँ से आएगा, स्पीशीज़ के नेम से आएगा, कोलाई से CO आ गया। RY क्या है, RY स्ट्रेन है, इशेरिया कोलाई का स्ट्रेन है, तो RY का R हमने लिख दिया, ये स्ट्रेन के नाम से आया। और ये जो नंबर 13 हम बोलते हैं, ये बताता है कि कौन से नंबर पर ये एंजाइम इस बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल इशेरिया कोलाई RY13 में क्या हुआ है, 13th नंबर पर इस बैक्टीरिया से ये वाला एंजाइम आइसोलेट हुआ है, तो इसलिए ये 13 का हम 1 को रोमन में लिखते हैं, ये हमेशा रोमन में आएगा। ओके, इसी टाइप से और भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं उनके नाम पढ़ते हैं। अब सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने आइसोलेट किया है उसका नाम है HindII। HindII ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट हुआ है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट हुआ है। इससे हमने निकाला सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है HindII। तो 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें याद होने ही चाहिए, एक EcoR1, उसका रिकॉग्निशन साइट कहाँ कट लगाता है, कैसे एंड्स प्रोड्यूस करता है और कैसे उसका नाम पड़ा है, इसका ये पूरा इशेरिया कोलाई RY13। SMA1 कहाँ पर क्या रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, कहाँ कट लगाएगा, कैसे एंड्स प्रोड्यूस करेगा, और HindII हमारा पहला आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ये 3 बिल्कुल याद होने चाहिए। चलो एक टूल हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ हमारा जो सिजर था या नाइफ था, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, मेनली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज क्या काम करता है, DNA फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि इसका जो फंक्शन है DNA फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है और इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ वेक्टर और व्हीकल। तो व्हीकल जो होता है हमारा बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, हमें कहीं भी जाना है तो हम किसी भी टाइप का व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, कार, बस, प्लेन। तो सिमिलर काम ये करता है वेक्टर कि एक DNA फ्रैगमेंट को हमें एक बैक्टीरिया से अगर दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाना है, उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए होगा। अब देखो वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से है एक प्लाज्मिड, और एग्जाम्पल्स है जैसे कॉस्मिड, फिर प्लांट्स में होता है एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेशियंस, ये किसके लिए वेक्टर का काम करता है, प्लांट सेल में अगर हमें कोई जीन का एलिमेंट भेजना है तो उसके लिए काम करेगा। फिर एनिमल सेल के लिए वेक्टर होता है हमारे पास रेट्रोवायरस, ये यूजुअली एनिमल सेल में हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। देखो इतने सारे वेक्टर्स क्यों हैं, हम एक प्लाज्मिड को ही हर जगह क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हर एक वेक्टर की कुछ लिमिटेशंस होंगी। प्लाज्मिड खुद ही बैक्टीरिया में होता है और बैक्टीरिया के अंदर कितना छोटा सा एक वो क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है। तो प्लाज्मिड अगर इतना छोटा सा और अगर हमें जीन फ्रैगमेंट जो है वो इतना बड़ा अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो प्लाज्मिड उसको नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा, उसके लिए हमें और कुछ इंतज़ाम करना होगा। तो इस वजह से डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कि हमें कितने बड़े फ्रैगमेंट्स भेजने हैं, हमें कहाँ भेजने हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेक्टर्स डिज़ाइन किए हुए हैं और वो अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। ओके, नाउ इसमें से देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये यूजुअली
डाइकॉट प्लांट का एक पैथोजन होता है जो डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करता है, तो मतलब उनको नुकसान पहुंचाता है। पर हमने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस किए कि जिस जीन की वजह से उस डाइकॉट प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, हमने उस जीन को कट कर दिया और वहाँ पर अपने जो हमें जीन चाहिए था वो इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या करेगा वो जो है जीन के वजह से डाइकॉट प्लांट को नुकसान नहीं होगा। तो हमने क्या किया इन दोनों में, और रेट्रोवायरस, जैसे रेट्रोवायरस का एक एग्जाम्पल है HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है ह्यूमन में जो एड्स प्रोड्यूस करता है, वो होता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। पर हमने उसमें ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस किए कि अब हम ये हमारा काम करेगा, हमारे फ़ायदे वाले जीन्स पहुंचाएगा एनिमल सेल में, अब ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये सारे वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब वेक्टर के एक सक्सेसफुल DNA ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं हम कोई सा भी वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला क्या आता है कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरी होना चाहिए। ओरी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम जब जीन को स्टार्टिंग में कट कर रहे थे तो हमने बोला था कि जीन को हम कट करके डायरेक्टली किसी भी सेल में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जीन कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, वहाँ वो पड़ा रहेगा, कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास ओरी नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड तब तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता है जब तक उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो। नाम से ही पता चल रहा है ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा। तो प्लाज्मिड में अगर हमारे पास यहाँ पर मान लो ओरी है तब ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अगर ये नहीं है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। वैसे यूजुअली मैक्सिमम सारे ही प्लाज्मिड में ओरी होता है, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग बॉडी होता है। प्लाज्मिड को ज़रूरत नहीं है किसी पर डिपेंड रहने की कि क्रोमोसोमल मटेरियल रेप्लिकेट होगा तभी रेप्लिकेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लाज्मिड को जब मन करेगा, जब ज़रूरत होगी, रेप्लिकेट कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके पास ओरी। तो ओरी ज़रूरी है वेक्टर में होना। नेक्स्ट हमारे पास क्या ज़रूरी है, नेक्स्ट हमारे पास चाहिए एक सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम कर रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर से ही हमें पता चलेगा कि हमने जो वेक्टर में चेंजेस किए वो पहुंचा है कि नहीं हमारे सेल में। अगर वो पहुंच ही नहीं रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और भेजा कहाँ पर, इकोलाई में। किसके यूज़ से, प्लाज्मिड के मदद से। प्लाज्मिड हमारा क्या काम कर रहा था वहाँ पर, वेक्टर का काम कर रहा था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला प्लाज्मिड इसमें पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, सिलेक्टेबल मार्कर। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें बताए कि हमारा प्लाज्मिड सक्सेसफुली इकोलाई में पहुँच चुका है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हर एक वेक्टर में एटलीस्ट एक सिलेक्टेबल मार्कर होना ही चाहिए। अभी हम जब डिटेल में वेक्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, कैसे पता चलता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके नाउ एक और चीज़ क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या करता है, क्लोनिंग साइट वो है जहाँ पर कट लगेगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा, मतलब जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ पर हो। क्लोनिंग साइट हम क्या कहते हैं, जहाँ पर क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए या रिकॉग्निशन साइट, क्योंकि यहीं पर कट लगेगा और यहीं पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा, तो ये भी होना ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर में हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट है जो कि इकोलाई के लिए है, इको R1 के लिए है। इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो मतलब इको R1 जब आएगा तो यहाँ पर कट लगाएगा।
अगर इको R1 के लिए यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो साइड, तो वो क्या कर देगा, प्लाज्मिड के टुकड़े कर देगा, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद क्या पता ओरी अलग हो जाए, तो जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग हो जाएगा और ये टुकड़ा अलग अलग हो गए सारे टुकड़े, तो हमारे काम का तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन साइट का सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लो इको R1 का एक है, यहाँ पर एक हो सकता है, SMA1 का एक हो, यहाँ पर एक हो सकता है, HIND2 का एक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अपने अपने रिकॉग्निशन साइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब SMA1 का सिर्फ एक होना चाहिए, HIND2 का सिर्फ एक होना चाहिए और इको R1 का सिर्फ एक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो प्लाज्मिड, हमारा जो वेक्टर है, उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। ओके, ओके, नाउ हमने देख लिया कि वेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरी होना चाहिए, हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमारे पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, हमारे पास रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। और देखो हमारे पास ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म मॉडिफाइड वेक्टर है, मतलब ये एक नेचुरल वेक्टर नहीं है। ये ह्यूमंस ने अपने ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ें, हमें हर एक वेक्टर में हर चीज़ हमारे हिसाब से मिल जाए ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने लिए ये वेक्टर बनाया। देखो ये वेक्टर का नाम क्या है हमारे पास, PBR322। बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था, तो इसके लिए ये नाम रखा गया है PBR322। नाउ इसमें क्या क्या है हमारे पास, ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, हमारे पास काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन है हमारे पास, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने वाले जीन है ये पूरा फ्रैगमेंट जो है, और हमारे पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जीन है हमारे पास। और इन जीन्स के बीच में हमारे पास रिकॉग्निशन साइट्स है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। किसके लिए, देखो BAM-H1, SAL1, HIN3, CLA1, इको R1, इधर PBU1 और PST1, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। देखो सेलेक्टेबल मार्कर से हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमारा वेक्टर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है होस्ट में। नाउ क्या होगा कि हमारे पास दो रेजिस्टेंट वाले जीन हैं,
हमने क्या किया, हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया वो हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में ऐड कर देंगे। तो हम या तो बाम H1 यूज़ करेंगे या साल1, ये 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनको यूज़ करेंगे। इस जीन के बीच में कट लगाएंगे और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमें काम करवाना है, जिस जीन से हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो हमने यहाँ पर भिजवा दिया। अब जब यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा हमारे पसंद का जीन, मान लो यहाँ पर हमने जीन इंसर्ट करवा दिया। जब ये हमारा जीन इंसर्ट हो गया तो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट बना रहा था जो जीन, वो तो कट गया, वो तो बीच से टूट चुका है। तो अब क्या होगा, अब क्या ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा? अब ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जीन टूट चुका है। तो अब क्या होगा कि अगर ये प्लाज्मिड हम किसी भी बैक्टीरिया में भेजते हैं तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से ये नहीं रेजिस्टेंस हो पाएगा। मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जब हम देंगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। पर एम्पिसिलिन जो हमारे पास जीन है वो पूरा इंटैक्ट है, वो कहीं से नहीं टूटा है। तो जब हम एम्पिसिलिन देंगे मीडिया में तो ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। तो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर क्या हुआ? एम्पिसिलिन। हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर हुआ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। कैसे पता चलेगा? हमने मान लो ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में भेज दिया, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये हमारा प्लाज्मिड हमने बैक्टीरिया में भेज दिया। अब हम इसको न्यूट्रिशन मीडिया देंगे, ग्रो करने के लिए हम मीडिया देंगे, पेट्री डिश में हम ग्रो करेंगे। इस मीडिया में हम क्या दे देंगे? एम्पिसिलिन। इस मीडिया में हमने एम्पिसिलिन दे दिया। तो एम्पिसिलिन अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं तो अगर ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से बच पाएगा, मतलब अगर उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा तो ही ये ग्रो कर सकता है, तो ही ये जिंदा रह पाएगा। तो अगर यहाँ पर एम्पिसिलिन देने के बावजूद ये बच गया तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो वेक्टर था वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये क्या काम किया? एज अ मार्कर काम किया। तो इसलिए हमारे यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होगा वो एज अ सेलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है। नाउ हमें और भी चीज़ें पता करनी है। ये तो हमें पता चल गया कि वेक्टर हमारा पहुंच चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो टेट्रासाइक्लिन में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है? हमें सिर्फ भेज नहीं देना है, हमने बैक्टीरिया में कुछ भेजा है ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिल सके, हमारे काम की कोई चीज़ मिल सके। तो ये वेक्टर पहुंचना भी ज़रूरी है और इसका काम करना भी ज़रूरी है। तो वो भी हम पता लगाएंगे कैसे? इन रेजिस्टेंट जीन से ही, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से ही। देखो हम क्या करेंगे कि हमने तो ये वेक्टर डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, हमें लग रहा है कि हमारे पास बैक्टीरिया में ये वेक्टर्स पहुंच चुके हैं। पर 3 केसेस हो सकते हैं। एक, बैक्टीरिया में ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये है, हमारा ये PBR पहुंच चुका है। एक, ये केस A हो गया मान लो, ये केस B जहाँ पर हमारा ये PBR पहुँचा है और जो जीन हमें चाहिए था वो जीन भी पहुँचा है साथ में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी हमारा पहुँच चुका है। ठीक है। और तीसरा केस जहाँ पर प्लाज्मिड पहुँचा ही नहीं है, हमारा वेक्टर पहुँचा ही नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? क्योंकि हम बैक्टीरिया को तो देख नहीं सकते हैं कि हमने देख लिया कि भाई ये पहुंच चुका है तो हमें पता चल गया। कुछ आंख से देखने में पता नहीं चलेगा। बैक्टीरिया के बहुत सारे कॉलोनीज ग्रो कर रहे होंगे जिसमें हमें कहीं से भी पता नहीं चलने वाला है कि हमारा वेक्टर पहुंचा है या नहीं। हमारा वेक्टर अगर मान लो पहुंचा है तो उसमें वो जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हम खुद से मैनुअली कुछ नहीं कर रहे हैं कि कैंची से काटा जोड़ा, अपने ऐसे हम आँख से देख के नहीं बता सकते हैं। तो हमें चेक करना होगा, हमें टेस्ट करना होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे कि पहुंचा है या नहीं। क्योंकि इन दोनों के लिए हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे काम की कौन सी चीज़ है? हमारे काम के ये बैक्टीरिया है। तो इन बैक्टीरिया को हमको निकाल के और ग्रो करवाना होगा। इन दोनों में हम अपना न्यूट्रिशन मीडिया, टाइम क्यों वेस्ट करें, एनर्जी क्यों वेस्ट करें इनको ग्रो करवाने में? तो हमें इसे सेलेक्ट करना है। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखो ये 3 केसेस हो सकते हैं। नाउ क्या है कि हमें एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है,
देखो यहाँ पर एक पेट्री डिश में हम बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं। अब बैक्टीरिया हमारे जो ग्रो कर रहे हैं वो मान लो यहाँ पर कॉलोनीज़ में ग्रो कर रहे हैं, ये वाले कॉलोनीज़ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर 4 कॉलोनीज़। देखो हमें बैक्टीरिया ना ऐसे आँख से देखने से पता नहीं चलेगा, पर जब हम कॉलोनीज़ देखते हैं बैक्टीरिया का तो वो हमें दिख जाता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया का ग्रुप हो जाएगा, बैक्टीरिया क्या है कॉलोनीज़ में ग्रो करते हैं, तो जब हम बैक्टीरिया के कॉलोनीज़ देखेंगे तो वो छोटे छोटे येलो डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, जिस कलर का वो कॉलोनीज़ बनाते होंगे वो हमें दिख जाएगा आँख से कि यहाँ पर कॉलोनीज़ ग्रो कर रहे हैं। मान लो इस पेट्री डिश में हमारे पास 4 बैक्टीरिया के कॉलोनीज़ ग्रो कर रहे हैं। और एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक कॉलोनी में एक ही टाइप के बैक्टीरिया होंगे। मान लो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा वो आगे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो यहाँ पर आसपास में ही दूसरे बैक्टीरियाज बनाएंगे। तो जब भी हम बोलते हैं एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक ही टाइप के वहाँ पर ग्रो करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऐसे रेप्लिका प्लेट्स बनाएंगे। रेप्लिका प्लेट्स कैसे बनते हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रिशन मीडिया है, यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया के कॉलोनीज़ ग्रो कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक रेप्लिका प्लेट बनाने के लिए एक कुछ मतलब टूल आता है। मान लो फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा कुछ ऐसा वुड का रहता है। हमने क्या किया, इसको डिप किया, यहाँ पर टच किया इस बैक्टीरिया में। ये जब टच होगा और सीधे यहाँ से टच किया, उठाया और एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ वाले कॉलोनीज़ एग्जैक्टली इस जगह पर आएंगे, यहाँ वाले कॉलोनीज़ एग्जैक्टली इस जगह पर आएंगे। सिमिलरली यहाँ 2 कॉलोनीज़ जो है वो एग्जैक्टली वहीं पर आएंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा। तो ऐसे हमने 3 रेप्लिका प्लेट्स बनाने हैं। तो मान लो हमारे पास 4 बैक्टीरिया के ऐसे कॉलोनीज़ ग्रो कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि कौन से कॉलोनीज़ में कौन सी चीज़ हुई है, कौन सी चीज़ नहीं हुई है। सबसे पहले वाले कॉलोनी में यहाँ पर जब ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को, तो उनका न्यूट्रिशनल मीडिया कुछ दे रहे हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल रख रहे हैं, पीएच बैलेंस करके उनका खाना जो है वो दे रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन मीडिया में एम्पिसिलिन डाल देंगे। तो अब जब हमने एम्पिसिलिन डाल दिया तो कौन से वाले बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाएंगे, जिनमें हमारा वेक्टर पहुँचा ही नहीं है। जिनमें हमारा वेक्टर पहुँचा ही नहीं है वो अलग। तो अगर बैक्टीरिया में वेक्टर पहुँचा नहीं है तो एम्पिसिलिन में ज़िंदा नहीं रह सकता। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया मर चुका है। कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप में देखना होगा। तो माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि ये कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया मर चुके हैं, ये 3 कॉलोनीज जिंदा है। तो हमें क्या पता चला, अगर ये कॉलोनी मर चुका है तो मतलब ये वाला कंडीशन हो गया, हमने इस कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया। तो इस प्लेट में भी हमें इस बैक्टीरिया के कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। नाउ अगले न्यूट्रिशन मीडिया में अगला जो पेट्री डिश है, यहाँ पर हमने क्या दिया, टेट्रासाइक्लिन। हमें एम्पिसिलिन हमने चेक कर लिया, अब हम टेट्रासाइक्लिन देंगे। अब फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन देने पर ये वाले बैक्टीरियल कॉलोनीज़ मर गए और ये 2 बैक्टीरियल कॉलोनीज़ अभी भी ग्रो कर रहे हैं, जिंदा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि जब टेट्रासाइक्लिन देने पर वो वाले कॉलोनीज़ मर चुके हैं, इसका मतलब क्या कि ये वाला कंडीशन होगा कि टेट्रासाइक्लिन वाले जीन्स जो है वो टूट चुके होंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें यही वाला चाहिए, हमें यही वाला चाहिए जो मर चुके हैं। और बाकी जो 2 कॉलोनीज़ हैं उनमें ये कंडीशन है, मतलब वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन इंटैक्ट है। तो हमें एक्चुअली में चाहिए तो ये, पर ये बैक्टीरिया यहाँ पर मर चुके हैं। हमने क्या किया, इसी के लिए तो हमने यहाँ पर रेप्लिका बनाया है कि यहाँ पर भले वो बैक्टीरिया मर चुके हैं पर हमें पता है कि एग्जैक्टली ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो हम अब हम इनको यहाँ से उठा लेंगे और फिर लार्जर बैच में इनको ग्रो करवाएंगे। तो ये एक तरीका होता है पता लगाने का कि कैसे हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा गया है नहीं बैक्टीरिया में, और गया है तो कौन से कॉलोनीज़ में गया है, ताकि हम उनको आगे फर्दर ग्रो करा सकते हैं। ओके, देखो एक तो ये तरीका हो गया रेप्लिका प्लेट मेथड, पर इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत मेहनत वाले प्रोसेस है। हमें ऐसे तो डायरेक्टली आंख से दिखेगा नहीं, हमें बार बार माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। एक बार न्यूट्रिशन मीडिया में एम्पिसिलिन दो, वेट करो, ग्रो करवाओ, चेक करो, फिर टेट्रासाइक्लिन दो, वेट करो, ग्रो करो। तो ये बहुत ही कम्बर्सम प्रोसेस है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने
इसके अलावा एक और वेक्टर डेवलप किया, जिससे हमें सीधे देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारा जो काम है, जो हमें चाहिए था, वो हुआ है या नहीं। इतनी सारी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को हमने इजी बनाने के लिए क्या किया, एक और वेक्टर डेवलप किया। आर्टिफिशियल वेक्टर है, उसका नाम है PUC8। ओके, ये एक वेक्टर है। किस टाइप का वेक्टर है? प्लाज्मिड है। ओके, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर जैसे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, हमने यहाँ पर क्या किया, एक LAC-Z जीन इंट्रोड्यूस किया। LAC-Z जीन वाला हमने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया और इसके बीच बीच में हमने क्या रखे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स रखे हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स है, मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। नाउ यहाँ पर मान लो एक एक है, 1 और 2 से हमने बस लेबल कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि LAC-Z के बीच में इंसर्ट होगा, मतलब LAC-Z जीन जो है ये टूटेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, LAC-Z जीन का क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वहाँ पर क्या हो रहा था, टेट्रासाइक्लिन जीन का हो रहा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से क्या समझ में आ रहा है कि हम अपना एक जीन इंसर्ट कर रहे हैं इसके बीच में, इसके वजह से ये वाला जो जीन है ये इनएक्टिवेट हो जा रहा है। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, LAC-Z जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये LAC-Z जीन करता क्या है, देखो LAC-Z जीन का फंक्शन है, ये एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम मीडिया में प्रेजेंट एक सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं एक्स-गैल, इसको यूज़ करेगा। जो हम जिस मीडिया में हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं उस मीडिया में हम क्या डाल देंगे, एक्स-गैल डाल देंगे। LAC-Z क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स-गैल को कन्वर्ट कर देता है एक प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर ब्लू कलर के कॉलोनीज दिखेंगे। तो मान लो अगर हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, उसमें ये प्लाज्मिड हमने PUC प्लाज्मिड है, तो यहाँ पर PUC8 हमने डाल दिया। तो PUC8 प्लाज्मिड में अगर हमारे पास LAC जीन इंटैक्ट है, मतलब हमें जो जीन चाहिए था वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है अभी तक, तो LAC जीन अगर इंटैक्ट है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम मीडिया में एक्स-गैल देंगे, अगर हम यहाँ पर मीडिया में एक्स-गैल दे रहे हैं तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ब्लू कलर देगा। तो ऐसे बहुत सारे ब्लू कलर के कॉलोनीज बन जाएंगे। तो हमें क्या दिखेगा, हमें मान लो ये पेट्री डिश है, तो हमें ऐसे पेट्री डिश में बहुत सारे ऐसे ब्लू कलर के कॉलोनीज दिख जाएंगे। तो हमें आँख से ही पता चल गया कि यहाँ पर ब्लू कलर के कॉलोनीज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब LAC जीन में कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, मतलब हमें जो जीन चाहिए था वो पहुँचा ही नहीं है। तो हमें अगर जीन जो चाहिए था वो नहीं पहुंचा है तो क्या दिखेगा वहाँ, ब्लू कलर। और अगर LAC जीन में, LAC-Z में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब हमारी वाले जीन अगर इसमें चले गए, हमें जो चाहिए था वो जीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो क्या होगा, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वहाँ पर कैसे कॉलोनीज बनेंगे, वहाँ वाइट कलर के कॉलोनीज बनेंगे। तो हमें आँख से देखने से, हमें माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है और हमें बार बार रेप्लिका प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें क्या करना है, सीधे बस एक ही पेट्री डिश में हमें देख के पता चल जाएगा वाइट कलर के हैं या ब्लू कलर के हैं। तो ये कोई कम्बरसम प्रोसेस नहीं है, टाइम भी बच रही है, एनर्जी भी बच रही है, पैसे भी बचेंगे। ओके, तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हमारा काम हुआ है या नहीं। नाउ एक और चीज़ है, हमने टूल्स में क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने पढ़ा लाइगेज, हमने पढ़ा वेक्टर। ना
अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है होस्ट के बारे में, क्योंकि होस्ट में जब तक ये पहुंचेगा नहीं, जब तक बैक्टीरिया में पहुंचेगा नहीं, तब तक हमारे किसी काम का नहीं है। हम बना भी लेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो भी गया, तो भी हमें ये इंश्योर करना है कि इस बैक्टीरिया में ये हमारा जो प्लाज्मिड है ये पहुंचना चाहिए। कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट मतलब कि उस होस्ट में हमें जो हमारा प्लाज्मिड है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पहुंचाना है। उसके लिए हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है, मतलब वहाँ पर हमें पहुंचाना है। कैसे कैसे होगा, देखो सबसे पहले बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उससे हम पहुँचा दें, जैसे प्लांट में क्या हो गए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियस, ये एक पैथोजन होता है प्लांट के लिए। ये क्या करता है, इसके प्लाज्मिड में, मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियस का प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड में एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये क्या काम करेगा, प्लांट को जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो प्लांट में ये ट्यूमर बनाने लगेगा, ठीक है, प्लांट में ये ट्यूमर बनाने लगेगा। हमने क्या किया कि इस जीन के बीच में ही हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दिया, अपना जीन हमने इस जीन के बीच में ही इंसर्ट करवा दिया। तो मान लो हमने अपना जीन यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया है, तो अब क्या होगा, ये जीन टूट चुका है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा, अब ये प्लांट में ट्यूमर नहीं बनाएगा। अब ये प्लांट में इन्फेक्ट तो करेगा, हमने अलाउ किया कि इन्फेक्ट करो क्योंकि इसका नेचुरल प्रोसेस है, इन्फेक्ट करेगा, पर अब ये क्या काम करेगा जो हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हमें ये चीज़ प्लांट में प्रोड्यूस करवाना है या ये जीन इंट्रोड्यूस कराना है, तो अब ये हमारा काम करेगा। इसी टाइप से एक होता है, ये तो प्लांट में हो गया। सिमिलरली एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में रेट्रोवायरस है, फॉर एग्जाम्पल HIV। नॉर्मल हम इन्फेक्शन करवाना अलाउ करेंगे, पर हम उसमें क्या कर देंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देंगे, तो क्या काम करेगा, HIV जाकर इन्फेक्ट तो करेगा सेल्स को, पर वो क्या करेगा, हमारा काम करेगा। तो ये एक नेचुरल तरीके हैं। और तरीके क्या है, जब बैक्टीरिया में हमें अगर भेजना है, बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया पुट करेंगे। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें बैक्टीरिया है यहाँ पर बहुत सारे, हमने क्या किया, अपना जो प्लाज्मिड है, वेक्टर है, वो हम डाल रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर दिखेगा तो नहीं कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड गया है या नहीं गया है। उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। तो अब ये क्या करें, हम इंश्योर करेंगे कि ये जाए, उसके लिए क्या करते हैं, हम मीडिया में क्या डालेंगे, डाईवैलेंट केटायन, जैसे कि कैल्शियम आयन प्लस हीट शॉक देंगे हम। हीट शॉक मतलब पहले 42 डिग्रीज टेम्परेचर रखेंगे, उसके बाद आइस पर डाल देंगे, फिर से 42 डिग्रीज टेम्परेचर देंगे। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो पोरस हो जाते हैं, तो वो अलाउ कर देंगे कि जो प्लाज्मिड है उनके बैक्टीरिया में के सेल में घुस जाए। ओके, तो एक तरीका ये है। और तरीके हैं, जैसे एक जीन गन मेथड है। जीन गन मेथड भी हम प्लांट सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो बहुत ही थिक होता है, बहुत ही टफ लेयर होता है, तो उसमें यूजुअली कोई भी हम ऐसे बैक्टीरिया, मतलब ऐसे कोई भी हम प्लाज्मिड नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते, या तो हम इस इन्फेक्शन करा दे, या तो जीन गन में क्या होता है कि हम मेटल्स लेते हैं, जैसे गोल्ड और टंगस्टन। गोल्ड और टंगस्टन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स यूज़ करेंगे, और उसका हम क्या करवाएंगे, उसके ऊपर DNA की कोटिंग कर देंगे, उसके ऊपर DNA की कोटिंग कर देंगे, जो जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस DNA में।
और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हाई वेलोसिटी के साथ इसको हम एक, जैसे गन से क्या होता है बहुत तेज़ गोली निकलती है तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जाती है, तो वही हम इसको बॉम्बार्ड करवाएंगे प्लांट सेल्स में बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा रहता है और इसके लिए क्या यूज़ होता है, हीलियम गैस यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जीन गन। एक तरीका है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल सेल्स में हम क्या करेंगे, मान लो ये सेल है एनिमल का, ये न्यूक्लियस है, हम डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर भिजवा देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ वेक्टर, क्योंकि अगर सिर्फ जीन जाएगा तो वहाँ वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो हम जो माइक्रो इंजेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इंजेक्ट करें तो हम डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देंगे। तो ये तरीके हैं होस्ट में हमारा जो जीन है वो पहुँचाने का। ओके, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे जो स्टेप्स है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके।